आज आपके समर वैकेशन के बाद पहला ऑनलाइन क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है और मैं संजीव कुमार आपको एसएसटी पढ़ाऊँगा। और जो भी आपको समर वैकेशन से पहले पढ़ाया गया था वो आपने में नोट किया होगा। उसी कॉपी में, उसी नोटबुक में आप लोगों को जो मैं अब पढ़ाऊँगा वो नोट करना है। और जो भी टेस्ट लेने का जब नंबर आएगा तो पिछला जो आपको पढ़ाया गया है और जो मैं आप पढ़ाऊँगा उसमें से मिला के हम आप लोगों का टेस्ट जो है लेंगे। तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो किताब थी वो एनसीईआरटी की किताब थी और अभी जो हम लोगों को निर्देश मिला है वो उसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की किताब है और इस किताब से ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज एसएसटी का पहला चैप्टर है। इसमें मैं पहला पार्ट जो है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, इसमें मैं आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ाऊँगा। आप लोगों ने टाइम टेबल तो नोट कर ही लिया होगा कि कौन से सर हमको क्या पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, भारत में यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो यूरोपीय कंट्रीज़ थे, यूरोपीय देश थे, उनका कैसे आगमन हुआ और 15वीं शताब्दी से पहले भी भारत में जो व्यापार होता था वो मुख्यतः 3 मार्गों से होता था। जो यूरोप के जो कंट्री थे वो 3 रास्तों से, 3 मार्गों से हमारे देश में व्यापार करने आते थे। और वो उसमें से जो प्रथम मार्ग आप किताब में देख रहे हैं ये जो था फारस की खाड़ी से होता हुआ। फारस की खाड़ी का मतलब ये हुआ कि जो भारत ये है और भारत में ये फारस की खाड़ी है और फारस की खाड़ी से होते हुए ये लोग इराक, यानी यहाँ से ये थल मार्ग से आते थे और थल मार्ग से ये तुर्की है, ये तुर्की देश है, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से ये पूरा यूरोप है। इस यूरोप में यूरोप का सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यापार का केंद्र था वो था वेनिस। वेनिस इस जगह पे है जिसमें एक समुद्र मार्ग भी है और थल मार्ग भी है। तो समुद्र मार्ग से भी हम बात करेंगे। तो इसमें जो ये लोग आते थे ये प्रथम मार्ग था हम जिसकी बात कर रहे हैं। इस रास्ते से यानी भारत से यहाँ चले, फारस की खाड़ी से होते हुए, इराक होते हुए और तुर्की होते हुए ये इस तरह से यहाँ व्यापार करते थे। जो दूसरा मार्ग था यहाँ से भारत से निकलते थे ये लोग अपना व्यापार करने के लिए और यहाँ से होते हुए अरब सागर के रास्ते से, ये रेड सी है, लाल सागर, और लाल सागर से यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है मिस्र देश में, अलेक्जेंड्रिया। तो अलेक्जेंड्रिया से होते हुए ये लोग वेनिस और जिनेवा, जिनेवा जो है ये यहाँ पड़ेगा, जिनेवा ये स्विट्जरलैंड के समय में हम इसको स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यापार का केंद्र था, यहाँ तक ये लोग व्यापार करने आते थे। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट मार्ग था वो मिस्र और फिर यूरोप के लिए था, मध्य एशिया। मध्य एशिया की जब हम बात करते हैं तो ये थल मार्ग की बात करते हैं। मध्य एशिया का मतलब यहाँ से ये जो रास्ता है ये पूरा, इसको हम मध्य एशिया बोलते हैं। और यहाँ से फिर ये यूरोप, ये देखिए इसमें दिखाया भी गया है, ये हल्का सा आप लोग इसको देख सकते हैं, और यहाँ से ये यूरोप में व्यापार करते थे। तो 15वीं शताब्दी से पहले जो व्यापार की स्थिति थी वो लगभग यही थी, जहाँ से यूरोप के कई देश, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो देश था, सबसे महत्वपूर्ण देश था वो इटली था, जो कि भारत से व्यापार करता था और इटली का बहुत ही दबदबा था व्यापार के क्षेत्र में। लेकिन 15वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि ये सारे रास्ते बंद हो गए। ये ना तो ये रास्ता बचा ना ये रास्ता, सारे रास्ते बंद हो गए। तो 15वीं शताब्दी हम पढ़ेंगे, इसमें इसी में दिया गया है कि आपके आगे 15वीं शताब्दी में इसमें जो इसमें दिया है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो स्थान थे वेनिस और जिनेवा, व्यापार के केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं का व्यापार
पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। यानी कि जो पावरफुल कंट्री था वो कौन था? इटली था। और यूरोप के जो दूसरे देश थे उनको अच्छे से व्यापार नहीं करने देता था। तो ये हम बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी से पहले की जो स्थिति थी। 15वीं शताब्दी में क्या होता है? 1453 ईस्वी में 1401 से लेके 1499 तक के काल को हम लोग 15वीं शताब्दी के नाम से जानते हैं। तो इस समय क्या हुआ है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है कुस्तुनतुनिया, इसको अंग्रेजी में कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं। इस पर ये आपका देखिए, मैं नक्शे में बताता हूँ ये कहाँ पे है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया इस जगह पे है। ये मेरा जो पेन देख रहे हैं इस जगह पे कुस्तुनतुनिया है। तो ये चाहे इस मार्ग से आओ, चाहे इस मार्ग से आओ, चाहे इस मार्ग से आओ, इन तीनों ही जगहों को बहुत ही आसानी से ये ब्लॉक करने वाली जगह थी और व्यापार के क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी कुस्तुनतुनिया। तो ये जो जगह थी इसमें तुर्कों ने जो है, तुर्क जो थे बहुत ही कट्टर योद्धा होते थे और खूंखार योद्धा होते थे और इनकी छवि बहुत ही लूटपाट करने की थी। तो इन लोगों ने क्या किया, ये पूरा क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया। जब ये क्षेत्र पे अधिकार हो गया तो अब यूरोपीय लोगों के लिए, यूरोपीय जितने भी लोग थे, यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे, उनको अब इस रास्ते से व्यापार करना तो संभव नहीं था। अब उनको क्या करना था? उनको व्यापार करने के लिए कोई ऐसा मार्ग खोजना था जो भारत से व्यापार कर सके। लेकिन अब वो मार्ग अगर पीछे से अगर कहीं दूसरे मार्ग से जाएंगे तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ेगा। अब पूरी दुनिया का चक्कर जब लगाना पड़ेगा तो उनके लिए और दिक्कत हो जाएगा। मार्ग भी छोटा हो और उनको आने जाने में भी आसानी हो। तो कोई ऐसे रास्ते की तलाश, कोई ऐसे मार्ग की तलाश थी जिससे वो भारत से व्यापार कर सकें। तो उसमें विकल्प के तौर पे एक समुद्री मार्ग था, लेकिन ये हम लोग अभी इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन उस इतना आसान नहीं था। इस मार्ग को खोजने में लगभग 50 वर्ष लग गए। 50 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है। और इसमें क्या हुआ कि जो यूरोप के बहुत ही पावरफुल जो राजा थे, उन्होंने जो नाविक हुआ करते थे, जो सबसे अच्छे नाविक जो है यूरोप के, पुर्तगाल, इटली, स्पेन, इन देशों के नाविक सबसे अच्छे नाविक माने जाते थे, जो समुद्र में बड़ी बड़ी यात्राएं करते थे और दूसरे देशों से व्यापार करते थे। तो ये जो नाविक थे, इन लोगों ने अपने राज्य के राजाओं को, चाहे वो पुर्तगाल के राजा की बात हो, चाहे स्पेन के राजा की बात हो, तो उनको ये कहा कि हम जब व्यापार करने बाहर जाएंगे और दूसरे नए रास्ते खोजेंगे तो बहुत सारा हमारे राज्य को धन मिलेगा, हमारे धर्म का प्रचार होगा, हमारा ध्वज जो है यानी हमारे देश का नाम होगा, दूर दूर तक चारों तरफ हम लोगों को जानेंगे। इस तरह की बात जब उन्होंने कही तो वहाँ के जो राजा थे उन लोगों ने बहुत सारा धन इन नाविकों को दिया, इन नाविकों को बहुत सारा धन दिया और ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए और उस धन के माध्यम से यात्राएं करने निकली। अब ये देखने की चीज़ है कि ये यूरोप है, इसमें सबसे ये पुर्तगाल है यहाँ पे, और ये स्पेन है ना। तो यहाँ पे ये पुर्तगाल छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसके नाविक जो है बहुत ही शक्तिशाली थे। और ये स्पेन एक बड़ा देश है, इसके भी नाविक बहुत इतिहास में बहुत फेमस हैं। इन लोगों ने भी बड़ी बड़ी यात्राएं की हैं, इन्हीं नाविकों ने अमेरिका की भी खोज की थी। तो जो सबसे फेमस हैं उनमें से दो नाविक, एक तो वास्को डिगामा और कोलंबस, वो अपनी अपनी यात्राओं पे निकलते हैं। राजा द्वारा दिए गए धन से वो अपनी अपनी यात्राओं पे निकलते हैं। लेकिन कोलंबस क्या है, कोलंबस जो है रास्ता उसका भूल जाता है और वो जो अमेरिका की तरफ चला जाता है, लेकिन वो समझता है कि इंडिया आया है। लेकिन वास्को डिगामा जो है वो सही रास्ते पे। अब ये इतनी यात्राएं करते थे, इसमें जो कुतुबनुमा की, ये कुतुबनुमा जो हम चित्र देख रहे हैं ये कुतुबनुमा बोलते हैं इसे। आजकल हम लोग कंपास भी बोलते हैं सिंपल भाषा में, कि किस दिशा में हमारा जहाज़ जा रहा है। समुद्र में तो पता होता नहीं है कि ज़मीन तो होती नहीं है, तो उसमें दिशा का पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो उस समय ये जो आविष्कार है एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस ज़माने में, कि कुतुबनुमा का आविष्कार एक बहुत बड़ा
टर्निंग पॉइंट माना जाता है यात्रा के क्षेत्र में, खासतौर से समुद्र की यात्रा के क्षेत्र में। तो इसकी सहायता से ये लोग यात्रा पे निकले और इनमें से जो वास्को डिगामा था वो बड़ी लंबी यात्रा के बाद जो है 1498 में भारत में पहुंचने में सफल हो गया। तो भारत में जब ये वास्को डिगामा आया तो किस रास्ते से आया? ये वास्को डिगामा यहाँ से चला पुर्तगाल से, ये छोटा सा देश दिख रहा है, ये यहाँ से चला, यहाँ से होते होते हुए अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका है, तो इस अफ्रीका के किनारे किनारे से होता हुआ इसको पूरा पार करके और ये माडागास्कर के बीच से होते हुए ये जो पास है, ये डेट में भी इसको हम लोग स्टडी करते हैं, यहाँ से होते हुए भारत का एक केरल राज्य है, उसमें कोचीन नामक जगह पे कालीकट जो है कोचीन के पास, तो वहाँ पहुँच के उसने अपना जहाज़ रुका दिया और वो अपनी जिस अभियान के लिए निकला था वो सफल हो जाता है। अब वो सफल होने के बाद वो अपने राजा को सूचना देता है कि सूचना देने का ऐसा माध्यम होता नहीं था पहले कि कम्युनिकेशन का बड़ा आसान माध्यम है, तो वो सूचना देने को दूसरी यात्रा फिर यहाँ से करनी पड़ी। यहाँ से उसने बहुत सारा भारत में फेमस जो चीज़ें थीं, कपड़ा, मसाले और इनको लेके अपना जहाज़ यहाँ से लोड किया और फिर उसी रास्ते से जो है अब वहाँ जाके उसने राजा को सूचना दी कि हमने ये नया रास्ता खोजा है जिसमें ना तो हमको तुर्कों से भिड़ना पड़ा, ना ही कोई खतरा है और आसानी से। और इस प्रकार जब इन्होंने ये खोज कर ली तो इसमें क्या होता है कि ये पूरी तरह से इनका एक छत्र राज हो जाता है। यूरोप में सबसे पावरफुल कंट्री जो किसी समय हमने अभी स्टडी किया था, जो इटली था, इटली की जगह किसका स्थान हो गया? पुर्तगाल का। यूरोप से भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार का सबसे जो समुद्र रास्ते से सबसे ज़्यादा मजबूत देश उभर के आया वो पुर्तगाल था और उसने अपना एक छत्र राज कर लिया। लेकिन जब वो यहाँ भारत से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत ही लुभावनी चीज़ें लेके जाता था तो यूरोप के दूसरे देशों को भी लालच लगता था कि यार हमको भी ये जो है सामान लाना चाहिए भारत से। तो उनमें आपस में क्या हो गया? आपस में कंपटीशन हो गया, होड़ हो गई भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। अब ये जो आपस में कंपटीशन हो गया उनका, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे और आप लोगों को ये जो आज मैंने पढ़ाया है इसको अपनी कितना है, एक बार अपने आप पढ़ना है और एक बार अपने आप पढ़ने के बाद समझना है और अगर समझा तो आप उसको पूछ सकते हो ग्रुप के माध्यम से। और इसके बाद जब हम इसको कंप्लीट कराएंगे तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम कराएंगे और उसके बाद आप लोगों को अपनी फेयर कॉपी में ये करना होगा। तो आज के लिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और अगला जो पार्ट हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक